तो चलिए हम लोग 10th क्लास फिजिक्स का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बात सब बहुत चीज समझ चुके हैं। समझे है ना? तो हमें आज ये समझना है कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में इसका उपयोग क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले हम किसका उपयोग देखेंगे? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग देखोगे तो अवतल दर्पण के उपयोग की अगर बात करोगे तो सबसे पहला उपयोग आएगा, आप देखे होंगे सैलून में। कहां पर? सैलून। सैलून में क्या करता है, जो दाढ़ी काटने वाले व्यक्ति होते हैं जिसे हम हजाम बोलते हैं, गांव भर में उसे लौआ करके भी पुकारा जाता है, होता है ना ऐसा नियम। तो हजाम जो होते हैं वो हजाम जैसे नाक के बाल को काटने के लिए उसे बड़ा दिखना चाहिए। कैसा? नाक में बाल हो जाता है ना, केस, तो उसको काटना पड़ता है। तो उसको क्या करता है, बड़ा दिखने के लिए अपने उस सैलून के अंदर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, ताकि वो छोटा चीज बड़ा दिखाई दे। क्या? छोटा चीज बड़ा दिखाई। आप याद कीजिए कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था तो बड़ा भी बना था, छोटा भी बना था कि नहीं? बना था ना। तो उस पोजीशन के हिसाब से बड़ा छोटा बना था, पोजीशन के हिसाब से बड़ा और छोटा बना था कि नहीं बना था? एक था कि फोकस को रखिए, एक फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब को रखे, एक बार फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु को रखे, एक बार कहां पर? वक्ता केंद्र पर रखे, एक बार अनंत पर रखे। ऐसा काम किए थे कि नहीं? तो छोटा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनने का स्थिति होता है। क्या होते हैं? स्थिति यानी जगह परिवर्तित करके छोटा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन आप अपने सैलून के अंदर कोई दर्पण को इस्तेमाल करोगे, दाढ़ी काटने वाले जिसको बोलते हैं, या हजामत की बात करोगे, तो वहां पर अपना एक सिस्टम से बनाया जाता है ताकि वो बड़ा ही दिखाई दे। उसी प्रकार से वो सेट करते हैं दर्पण को। किस दर्पण को? अवतल दर्पण। तो पहला उपयोग तो तुम्हें समझ में आया कि दाढ़ी बनाने वाले जो हजाम होते हैं वो अपने सैलून के अंदर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? समझ में आया? तो बताइए, पहला उपयोग समझ में आया? पहला उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग पहला कहाँ है? सैलून में, या हजामत बनाने वाले दाढ़ी जो आते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है? परेशानी है? परेशानी तो बोलिएगा। तो पहला उपयोग माइंड में सेट हो गया। और आपके गांव घर का ये एग्जांपल है आपके सामने में, और रोज देखते होंगे ये बात को। भले अब वो सैलून वाला अपने सैलून में वो दर्पण को यूज किया है कि नहीं किया वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये अक्सर किया जाता है। बात समझ में है? कोई दिक्कत? तो पहला उपयोग क्या है? हजामती या सैलून के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बात समझ में आया? दूसरा बात समझिएगा, आप जब देखे होंगे धूप होता है, धूप देखे ना, धूप एगो कुकर मिलता है बाजार में। कुकर क्या मिलता है? कुकर मिलता है। उस कुकर में अवतल दर्पण सेट किया रहता है। किसमें? कुकर में ढक्कन में होगा, या ढक्कन जैसे नहीं, कुकर खाना बनाने वाला कुकर जिसको बोलते हैं हम लोग, खाना बनाने वाले कुकर की बात कर रहे हैं, है ना? आप लोग के घर में खाना बनाने वाले कुकर। तो उस कुकर में वो कुकर एक ऐसा भी कुकर बनता है जिसमें लेंस लगा रहता, सॉरी अब दर्पण लगा रहता। क्या? दर्पण। और कौन दर्पण? अवतल दर्पण। याद कीजिए, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण क्या हुआ था? फोकस पर आकर मिल रहा था। सभी किरण फोकस पर आकर मिला था कि नहीं? अनंत से जितने भी प्रकाश की किरण आया था वो सब किस पर मिला था? फोकस पर। किस पर मिला था? मिला था ना, फोकस पर। तो वैसा ही क्या किया है, उस कुकर के जो ढक्कन होता है, या जहाँ पे लगाए पिंडी में, या जहाँ पर हमको लगता है कि ज्यादातर वो ढक्कन में ही लगाएगा, क्योंकि ढक्कन ही ऊपर से रखेगा ना। सब सामान रख दीजिए, खाना वाना का जो भी बनाने, जैसे खिचड़ी वगैरह बनाते हैं हम लोग, भात बनाते हैं, तो वैसा ही रख देते हैं कुकर में, पानी डाल करके गैस पर चढ़ाते हैं। तो उसमें क्या करता है, वो ढक्कन में ही वो क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। क्या? और उसको सब चीज डाल दीजिए और कुकर को कहाँ रख दीजिए? धूप में। कहाँ?
धूप में। और जब धूप उस पर पड़ेगा उस ढक्कन पर, तो वो प्रकाश की किरण को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रकाश की किरण को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आए, कोई दिक्कत? तो वो पूरा प्रकाश की किरण को, अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, क्योंकि धूप कहाँ है सबको पता है, अनंत पर है। तो अनंत से सभी प्रकाश की किरण आएगा तो किस पर पड़ेगा, फोकस पर पड़ेगा, एक बिंदु पर पड़ेगा। एक बिंदु पर जब पड़ेगा तब खूब ज्यादा हीट हो जाएगा, समझे, हीट होगा। इसी के कारण से क्या करते हैं, सोलर कुकर में जो खाना होता है सो पक जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो दूसरा उपयोग तूने समझा क्या, दूसरा उपयोग क्या समझा बुआ, सोलर कुकर में ना, सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज किया गया? दोनों बात आपके मेन्यू में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्या बात करती बुआ तुम, क्या बात करती, हमसे बात करो, समझ में आ गया? तो सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण। सैलून में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, भारी है। ये बात सब कहोगे कि हमको नहीं आया, लिखने में नहीं हुआ, तो मारेंगे कि नहीं बढ़िया से? हुआ, समझा ना, सीख ली कि ना? हाँ, सीख लिया। चलो, दो बात समझ में आया। अब तीसरी बात समझो, तीसरा उपयोग को समझिए। तीसरा उपयोग को ये समझना है कि आपने टॉर्च बारे होंगे, टॉर्च बारते हैं कि नहीं? टॉर्च का जो अंदर का शीशा कर्व होता है, कर्व अंदर वाला खोलसा, वो ऐसे होता है ना, ये अंदर वाला जो खोलसा रहता है वो देखिएगा बहुत ही चमकता रहता है। अंदर वाला वो बोल नहीं चमकता है, अंदर वाला इसमें जो कर्व लगा रहता है वो, उसमें क्या लगा रहता है, अवतल। क्या लगा रहता है, क्या लगा रहता है? तो आपसे ये भी पूछा जाए कि टॉर्च में भी किस दर्पण का इस्तेमाल किया गया? समझ में आया, कोई दिक्कत? तो टॉर्च में अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो गया, समझ में आया? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल हुआ, समझ में आया? हजामत दाढ़ी बनाने के लिए या नाक के बाल को काटने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया पता है? क्योंकि छोटा को बड़ा देखने के लिए, क्योंकि छोटा बाल को बड़ा देखने के लिए इस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 3 बात समझ में आया, तीनों को समझाया है। चौथा समझिए, चौथा होता है बुआ, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी होता है ना, तो गाड़ी का जो हेडलाइट है, जैसे मेरी गाड़ी में जो देखिएगा लाइट है अंदर, यहाँ पर बड़का लाइट, उस लाइट के अंदर भी किस दर्पण का इस्तेमाल किया गया? तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया? गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया? अवतल दर्पण का। तो सुनिएगा कहीं गौर से, बढ़िया जगह। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहिए आप लोग बोले हैं कि नहीं बोले? यस सर। कि हम बोलवा दिए हैं, सिखा दिए तो बोल दिए कि नहीं बोल दिए? आप कहिए इसको हम लिखाएंगे तो होगा? है कोनो बड़ा बात? क्या हम समझाए नहीं बात को आपको? एक और बात समझिए, एक होता है सौर भट्ठी। क्या होता है? सौर भट्ठी। सौर भट्टी का अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से सौर भट्टी का मतलब होता है जैसे चिमनी वगैरह भट्टी देख रहे, चिमनी ईटा पर पकने वाला, उसी प्रकार से शायद हमें लगता है, मुझे इसका पूरा अंदाजा नहीं है कि सौर भट्टी कैसे तैयार किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर किस दर्पण का फिक्स किया जाएगा? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। बात समझ में आए? अच्छा, आपके औजार बक्स में वो जो लेंस देता है उसमें भी अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्यों ऐसा काम करते हुआ हम उसमें? क्योंकि अवतल दर्पण में वो जो आप शीशा दिया रहता है औजार बक्स में, उस शीशा को धूप में ले जाकर के जिसके पास होगा और नीचे में कागज रख दीजिएगा, थोड़ा देर रखिएगा 10 से 20 मिनट या 30 मिनट, तो देखिए वो कागज सीधा जलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको आग लगाने की जरूरत माचिस बार के नहीं पड़ेगा। बात समझ में है? बात समझे? तो सौर भट्टी में किस दर्पण का इस्तेमाल किया गया? हजामत बनाने वाले टॉर्च के, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में। समझ में आया? यस सर। 5 को याद हुआ? यस सर। 5 को याद हुआ बुआ? यस सर। 5 बोल देगा सब बच्चा? यस सर। जल्दी बोलिए। तो पहला, दूसरा, समझ में आया? यस सर। कहिए ये बात हम लिखाएंगे तो बढ़िया है कि लिख लीजिएगा खुद, है कि नहीं? यस सर। कोनो दिक्कत हुआ? पांचों बात समझ में आया? पूरे तरह से समझ गए? कोई प्रकार की दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है भाई रे? है दिक्कत तो बोलिए। वीडियो को रोकना। अब समझिए उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण का सीधा सीधा उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। किसके? गाड़ी देखे ना, चाहे वो गाड़ी किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे बुलेट साइकिल हो, जो भी हो, समझ में आया? चाहे साइकिल 2 चक्का वाला साइकिल भी हो, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लगा सकते हैं पीछे से, हैंडल में लगाते हैं ना दर्पण को। अगर बात समझ रहे हैं? या बस हो, ट्रक हो, चाहे आप रेल देख लीजिए, ट्रेन, उसमें भी लगा रहता ड्राइवर के पास में शीशा। देखिए जा करके, नहीं लगा है? अरे लगा है 100% शीशा लगा है, जहाँ पे ड्राइवर बैठे रहते उसके बगल में देखिए। समझ में आया? तो किसी भी जगह पर अगर ये दर्पण लगा है तो साइड मिरर मतलब साइड वाले व्यक्ति को देखने के लिए। हम गाड़ी चला रहे हैं इसे, हम उस गाड़ी में इसे चला रहे हैं ना, तो अंदर पीछे से कौन आ रहा है देखना चाहते हैं, ताकि साइड दे दे उसको, इसीलिए उस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? एक ही उपयोग इसका है, अपरियत तो उसमें क्या उपयोग दिया गया है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बस हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, चाहे रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, सबके रूप में किसका इस्तेमाल करोगे? अरे मोटरसाइकिल में ये शीशा नहीं रहा है, अभी जो देखो ना मेरे गाड़ी में शीशा, वो भी उत्तल दर्पण है ना। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण ना। तो सभी को साइड मिरर में क्या देखने के लिए? साइड मिरर मतलब क्या हुआ? साइड मिरर, नामे है स्पष्ट, साइड मिरर, यानी साइड वाला व्यक्ति को देखने के लिए, साइड वाले वाहन को देखने के लिए। वाहन मतलब क्या होता है? गाड़ी। वाहन का मतलब गाड़ी, यानी बस, गाड़ी, ट्रक सब ना आता रहता है पीछे से, आप आगे चलते रहे पीछे से आता है कि नहीं आता? तो देखिएगा उस साइड मिरर में छोटा नहीं, प्रतिबिंब हमेशा छोटा दिखेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं दिखता है। दिखता है बहुत बड़ा नहीं दिखता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत। तो हाथी के आंख में कौन लेंस लगा हुआ है? कौन लेंस? उत्तल। हाथी के आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? हाथी के आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है क्या? नहीं, अवतल। क्योंकि हाथी एक ही वो नियम जानता है, हाथी एक ही नियम जानता है कि अपने से बड़ा आदमी देखना चाहता है। अपने से छोटा देखेगा तो मारेगा, रेवार करके जब तक पकड़ाएगा मारेगा। ये हकीकत बात, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा जानवर है, आप भी जानते हैं। लंबा में कहेगा तो जिराफ होगा, है कि नहीं? तो हाथी हमारे धरती पर सबसे बड़ा जानवर के रूप में गिनती किया जाता है, और हाथी अपने से छोटा इंसान देखना चाहता है, सॉरी बड़ा इंसान देखना चाहता है, क्योंकि खुद वो बड़ा है, वो बड़ा है, और सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी है बल में देखा जाए तो, है कि नहीं? रामायण वगैरह देखे हैं? हनुमान जी का सीरियल देखे हैं? उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, इसका जवाब का इस्तेमाल किया गया। 10 हाथियों का बल था किसके पास? सुग्रीव के पास, या किस अंगद के पास, या किसी के पास? बलि के पास था कि नहीं? कहा जाता है कि 10 हाथी का बल उसके पास था। तो कहने का मतलब है सबसे पावरफुल मतलब किसके पास? हाथी के पास सबसे ज्यादा दम है उसके पास, यानी सबसे ज्यादा शक्ति है उसके पास। तो हाथी अपने से बड़े इंसान देखना चाहता है, अपने से छोटा नहीं देखना चाहता है, इसीलिए उसके आंख में हमें लगता है कि अवतल लेंस का इस्तेमाल किया गया होगा। किसका? बात समझ में आया? अच्छा, उत्तल लेंस की कहानी समझ में आया? सॉरी, उत्तल दर्पण का कहानी समझ में आया? उत्तल दर्पण की कहानी समझ में आया? अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग कोई बता देगा कहाँ होगा? कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग? सब चीज में ना, चाहे बस हो, ट्रक हो, साइकिल हो, जो भी हो, रेल हो, सब में ना, स्कूटर हो, स्कूटी हो, सब में ना साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा बताइए, किसी को साइड मिरर क्या होता है इसके बारे में समझ में आया? साइड मतलब पीछे का आदमी को देखने के लिए, साइड मतलब पीछे के आदमी ने कहे साइड करने का हम जा भागा है, तो साइड मतलब क्या? पीछे के आदमी को देखने के लिए। अब मिरर मतलब तो समझिएगा, मीरा एगो लड़की के नाम बता देने, ओके यहाँ नाम से इंग्लिश में हुआ डले मिरर नहीं बताने रहे शुरुआत में बताने चाहिए नहीं, तो मिरर समझ गए। साइड मिरर मतलब पीछे के आदमी को देखने के लिए शीशा लगाया जाता है गाड़ी में। किसमें? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग खत्म। कोई दिक्कत? स्टॉप, चलिए।
चल हो गया, चलिए कर दिए। ठीक, क्या होगा बोलो? प्रधान अक्ष, जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? तो ये क्या है? प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं बुआ? ध्रुव बोलते हैं। पी, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? आप क्या करिए कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में एक क्या रख लीजिए? वस्तु रख लीजिए। क्या रख लीजिए? कोई दिक्कत? यहाँ से ध्यान दीजिए, कैसे करता है रे? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दांत पड़ रही है, देखो इधर। यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ पर जाएगा? दर्पण। कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम हो रहा है यार, कर लीजिएगा मानकर। कौन बोला? परमानेंट नहीं ना? नो सर। बढ़िया तो रखा तो पहले से कोई दिक्कत? यहाँ से लाइट निकलेगा और लाइट निकल के किस पर जाएगा? जाएगा ना। और दर्पण से टकराने के बाद वो लाइट तो कैसे से गुजरेगा? किन्हें गुजरेगा? तो यहाँ मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर क्या है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? और दूसरी प्रकाश की किरण किससे गुजरेगा? वक्ता केंद्र से ना। अच्छा, जो भी प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से गुजरेगा वो हमेशा अभिलंबवत गुजरेगा, उसी दिशा पर लौट जाएगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? इसी दिशा से आया और उसी दिशा पर लौट जाएगा कि नहीं? दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में लौटेगा जिस दिशा में उससे आया था, ये दूसरी दिशा में लौट करके नहीं जाएगा, क्योंकि वक्ता केंद्र से गुजरा है। और वक्ता केंद्र से जितने भी लाइन गुजरेगा प्रकाश की किरण हमेशा अभिलंबवत गुजरेगा। कैसा? कोई दिक्कत? अभिलंबवत की कहानी समझाए थे कि कोई एना ले लीजिए, उस एना पे एकदम सीधा लाइट मारिएगा तो उसी पर रिटर्न होगा। पता पर आए थे कि नहीं? और वहाँ पे परावर्तन कोण अपवर्तन कोण का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा, है कि नहीं? तुम ऐसे क्यों करती मनी? सही से बैठो, समझ में आया? अच्छा, ये दोनों लाइन, ई लाइन और ई लाइन कटा है कहीं? वहीं जहाँ कटा है वहीं पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ का पॉइंट मालूम है कितना? सी, है कि नहीं? यहाँ का पॉइंट मालूम है कितना? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट है, इसके जगह पर इस वस्तु का कोई नाम दे देते हैं। क्या करते हैं बुआ? वस्तु का कुछ नाम दे दीजिए। तो वस्तु का नाम क्या दे दे? ए। क्या दे देंगे? ए। यहाँ पर वस्तु का नाम क्या दे देंगे? बी। कोई दिक्कत? ये भी वस्तु का नाम हो गया, है? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ भी प्रतिबिंब बना है, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए अपने तरफ से। दे देना, तो कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम दे देते बुआ हम ए डाइस। क्या दे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं बी डाइस। क्या देते बुआ नाम? बी डाइस। कोई दिक्कत? ए डाइस और बी डाइस। कुछ भी आप, कोई जरूरी नहीं कि ए और बी ए रखना है नाम को, कोई जरूरी नहीं कि ए बी डाइस लगाना है। आपको जरूरी है कि डी और एन रखिए तो डी एन रखिए। आपको जरूरी है कि एम और एन रखना है तो एम एन रख लीजिए। नहीं समझे? आपको जरूरी है कि इसको हम एक्स और वाई रखे तो एक्स वाई रख सकते, उसे कोई बहस नहीं। नाम देने से कोई बहस नहीं, नाम देने से कोई बहस नहीं। समझ में आया? नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइएगा कहीं गौर से, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आया, यहाँ से कुछ अभिलंब डालना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? अभिलंब डालेंगे। क्या करेंगे? तो ये जो हम अभिलंब डाले, जिसका नाम हम एन मान लेते हैं। क्या मानते हैं? तो ये जो एन पॉइंट है, पी पॉइंट के बहुत करीब माना जाता है। क्या? बहुत करीब। इसका अर्थ ये होगा कि एन बिंदु को पी कहा जाएगा लास्ट में। क्या कहा जाएगा? क्योंकि शीशा में एक काम हम शीशा पर देखना चाहते हैं। किस पर? शीशा पर। तो जो भी शीशा पर दिखाई देगा तो पी के बहुत नजदीक होगा। जैसे
आप लोग के नजदीक में अपने दोस्त यार बैठा हुआ तो क्या कहेंगे, बहुत दूर है? पास में कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल पास में है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। जैसे ये लड़की के पास में लड़की है बिल्कुल पास में कि नहीं, ये लड़का के पास में लड़का बिल्कुल पास में है कि नहीं है? ये लड़का के वो लड़का का कहेंगे पास में है, दूर न हो गया। बात समझ में आया? तो जो बिल्कुल पास होगा इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। n और n के जगह p होगा, p के जगह n, कोई दिक्कत? यानी n और p कहे तो np एक ही है, np एक ही है, n और p एक ही है, कोई दिक्कत? n के जगह p भी होगा, p के जगह n भी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों शीशा पर देखा जाए इस पोजीशन को तो बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? प्रॉब्लम इतना करने में किसी को दिक्कत है? इतना खींचने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। इतना बात खींचे भी हैं आप, ये प्रतिबिंब बनाए भी हैं आप, बनाए कि नहीं बनाए? अब बना जब लेते हैं तो जरा दिमाग लगाइए बुआ, यहाँ दो त्रिभुज है, एगो ये दिख रहा है, हाँ इसमें दो त्रिभुज दिख गया, नहीं दिख गया बुआ? ये वाला यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ नहीं दिखा है कि नहीं? सो बोलिए, कोई दिक्कत? लाइन को कहीं मोटा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो पहला हम इन दोनों में देखेंगे त्रिभुज में, किसमें? इसमें और इसमें, कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे इसमें क्रॉस वाला में और इस क्रॉस वाला में, दोनों को हम अलग अलग चिन्ह से परिवर्तित कर दिए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। नींद आ रही है? कुछ तो हो रही है, तुम आंख बता रही है तुम्हारा क्या? चलिए, तो एक बार इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बार इस त्रिभुज में, कोई दिक्कत? एक बार इधर से इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बार इस त्रिभुज में देखेंगे, कोई दिक्कत? लेकिन देखेंगे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं? वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, तो देखना क्या है भाई? वो ना जरूरी है। तो देखना ये है, आगे चल करके एक नाम आएगा समरूप, कुछ पढ़ाएंगे ना यहाँ से, यहीं पर समझा कर छोड़ देंगे। समरूप पे तो समझाएंगे, कल इसको डील करेंगे क्योंकि टाइम ये है ना, इसको समझाना है, ऐसी पर एक कहानी जाना। अब समझिएगा सारे बच्चे मिलकर के कि समरूप जो है आपका नाम है सम और रूप। तो सम का मतलब तो सब जानता है, सम का मतलब बराबर होता है कि नहीं? क्या होता है? बराबर, कोई दिक्कत? एक होता है रूप, नहीं तो रूप का मतलब कथी हो? रूपे हो, चिकन, चिकन देखने में चिकन नहीं सुंदर है ना, लेकिन इस सुंदरता को नहीं देखियो, ये अलग तरीका के सुंदरता, अलग तरीका के सुंदरता हम आके दिखा रहे, कहीं समझे की कोशिश करो। अब मैथ में आके पढ़त थ्योरम, मैथ में क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरम। क्या? आज मैथ में थ्योरम है कम से कम 3 नंबर, कितने नंबर थ्योरम? लेकिन हमें तो जरूरत पड़ गया फिजिक्स में यही पे, है कि नहीं? सही बात। तो क्या हम अब वहाँ पढ़े, पहले पढ़े तब यहाँ पढ़ेंगे? कोई जरूरी नहीं, खाली हम समझाने के बारे में समझा देते, क्या कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पढ़ेंगे तब यहाँ हमको होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ इंटर में, तो मैथ में 12वीं क्लास में जेते तब इंटीग्रेशन के बाद समझाते मैथ में, लेकिन फिजिक्स में 11th में समझावा पड़े नहीं ना, समझ 12वीं में इंटीग्रेशन देने, लेकिन फिजिक्स में बनबे के लिए पढ़बे के लिए हमरा पहले समझावा पड़े। 11th क्लास में मैट्रिक पास कर के इंटीग्रेशन समझ पड़े फिजिक्स पढ़े के लिए, तो कि हम पूरा पढ़ा देवे 12वीं में जाकर तब एकरा ये पढ़े भाई, एहन काम तो नहीं हेते कर, कोई चीज के तो पहले समझा दे या की नियम, तो नियम की सुन। सम मतलब होता है बराबर और रूप का मतलब होता है रूप। तो सुनिएगा, रूप कैसा रूप, उसके बारे में समझिए। देखने में एक जैसा हो, देखने में एक जैसा हो। अब इसका अर्थ समझिए, आदमी का बच्चा आदमी दिखना चाहिए, सुगर नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा है? दिखेगा, चाहे वो छोटका हो चाहे वो बड़का, लेकिन दिखना चाहिए वो आदमी है।
शुगर का बच्चा शुगर ही दिखना चाहिए, आदमी ना होना चाहिए, ये होता है रूप। समझ रही बुआ? हंसिए नहीं, समझिए समझिए, फंस जाइएगा जाकर के क्वेश्चन सब में। रूप का मतलब समझा? बैल का बैल जैसे होता है, गाय गाय के बच्चा जैसे बैल होता है, तो गाय बैल एक ही जैसे दिखता रहता है, परिवर्तन होता है अलग, है ना? गाय दूध देती है, बैल दूध नहीं देती है, तो उसमें तो और महिला और जेंट्स में भी तो होता है हम लोग में, है कि नहीं? सही बात। तो मेरा कहने का अर्थ है, इसका सेम शाब्दिक अर्थ ये निकला कि रूप में एक जैसा ही दिखना चाहिए। जैसे मैना है तो मैना का बच्चा मैना ही दिखना चाहिए, कौवा है तो कौवा का बच्चा कौवा ही दिखना चाहिए, है कि नहीं बुआ? आदमी है तो आदमी का बच्चा आदमी ही दिखना चाहिए, अब वो महिला हो चाहे लड़का हो, इससे कोई बहस नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, अब इसमें ये कह रहा है, इसमें क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गया सर? तो ये कहने का अर्थ ये हुआ, आप कहिए कि ये क्या बड़का त्रिभुज है कि नहीं, ये छोटा त्रिभुज है कि नहीं? तो देखने में एक के रंग लग रहा है कि दो रंग लग रहा है? इसीलिए बोले हैं कि देखने में एक जैसा ही हो, चाहे वो छोटका हो चाहे बड़का, उसे कोई मतलब नहीं है। आपके गांव घर में एगो बच्चा होगा अभी किसी गोदी में, और आप अपने में मिलाइएगा, उसका भी नाक होगा आपका भी नाक होगा, उसका भी दुगो कान होगा आपका भी दुगो कान है, उसका भी दुगो आंख होगा आपका भी दुगो आंख है, तो समानता हुआ देखने में कि नहीं? अभी नहीं, रूप के मतलब कारी या गोर, रूप के मतलब रूप के मतलब कारी गोर से नहीं छे, समझ लिए बुआ? समरूप समझलिए कि नहीं समझलिए? समझलिए ना? तो वह आइए देखे के कि बड़का त्रिभुज है छोटका त्रिभुज वैसे मतलब नहीं है, देखे में तो एक के रंग लगे है, एकरो कहबे त्रिभुज एकरो कहबे त्रिभुज, ए ध्यान दो इधर, एकरो कहेंगे त्रिभुज एकरो कहेंगे, तो ये बड़का हुआ ये छोटा, लेकिन लग तो रहा है एक ही रंग, कि दो रंग लग गया, दो रंग लगा। लेकिन ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो कहिएगा एक ये दोनों समरूप होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, आयत हो गया या वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा, कुछ भी होगा, तो क्या इसके जैसा ही लग रहा है? ऐसा काम कहेंगे समरूप होगा दोनों। समरूप का अर्थ समझे? क्या समझे? समरूप का अर्थ समझे?